नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 106 इसमें पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी या हिंदी शिक्षण या हिंदी टीचिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी तथा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सेकंड इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी तथा पेडागोजी ऑफ साइंस अर्थात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट 1 नहीं हल किए हैं तो उससे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पेडागोजी में 13 विषय हैं और सभी विद्यार्थी के विषय अलग अलग हैं, तो इसमें बच्चे बहुत कम हैं। इसलिए जितना हो सके आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यू कम आता है तो निराशा होती है। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 106 अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी, इसमें हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट फुल 2 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। इसमें पहला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। आप लोग ध्यान रखना, यह प्रश्न बीएड सेकेंड ईयर 2020-21 में री एग्जाम हुआ था, उसमें आ चुका है, तो अपने में भी आ सकता है, महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। आ और बा दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की सजीवता किस तथ्य पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का द। उच्चारण की शुद्धता, भावानुकूल स्वराघात, भावानुकूल हाव भाव तीनों है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का कहाँ प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है 3 का द, सभी, पद्य, शिक्षण, व्याकरण, गद्य तीनों में। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का प्रयोग बालक कहाँ करता है, कहाँ करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी जगह, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस तीनों जगह। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के मूल तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी, शब्द, लिपि और वाक्य तीनों। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बा, अक्षरों से। सबसे जो छोटा होता है, अक्षर होते हैं, शब्द वर्ड होते हैं, तो अक्षरों से शुरू करने चाहिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को, जो भी आपके दोस्त यार, कॉलेज का ग्रुप है कहीं भी, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, कोई भी, उन्हें आप सजेस्ट कीजिए कि वीडियो देखें, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा सीमित है। तो प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। जो भी आप लोग कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएँ, नहीं तो निराशा होती है, फिर इच्छाएँ बहुत कम होती हैं। प्लीज़ आप लोग इतना हेल्प कीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का द, सभी, प्रतिलेख, अनुलेख, सुलेख प्रतियोगिताएं सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने पड़ते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का द, किसी भी प्रकार के आकार की। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा द। अगला प्रश्न है, अनुलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, उसी आकार के। अगला प्रश्न है, श्रुति लेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का द, सभी, उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम तीनों का। अगला प्रश्न है, मौखिक पठन से क्या लाभ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा, इन दोनों में सुधार होता है। भाषा, मौखिक भाषा में सुधार होता है, लिखित भाषा में भी सुधार होता है। 11 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, काव्य के मूल तत्व हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का द, उपयुक्त सभी, रस, अलंकार, ध्वनि तीनों। अगला प्रश्न है, गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ, निबंध को।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि गद्य की कसौटी निबंध होती है। अगला प्रश्न है, गद्य में निबंध विधा का मूल तत्व क्या है? गद्य में, गद्य मतलब जो पढ़ते हैं हम लोग, और पद मतलब जो गाते हैं, कविता वगैरह है। तो गद्य में निबंध विधा का मूल तत्व क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा द सभी। व्याकरण सम्मत भाषा, विचारों की क्रमबद्धता, विषय अनुकूल भाषा शैली, तीनों। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न है, गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का द, उपयुक्त सभी। शुद्ध शब्दोच्चारण, बलाघात, स्पष्ट अक्षरोच्चारण, तीनों। अगला प्रश्न है, रचना के प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गूगल में देखोगे 3 और मॉडल पेपर में देखो 2 दिया है। तो रचना के प्रकार जो हैं, मैं 3 मान के चल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, बार सर्च कर लीजिएगा अपने से, कहीं से ढूंढ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, आ सकता है, महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बा, पर्यायवाची। पर्यायवाची में सारे शब्दों का एक जैसे अर्थ होता है। एक दूसरे के विपरीत अर्थात विपरीत अर्थ, उल्टा विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, विपरीतार्थ, इसको विलोम बोलते हैं। समान रहेगा तो पर्यायवाची, विपरीत रहेगा तो विलोम। अगला प्रश्न है, जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है वे कहलाते हैं दृश्य उपकरण। 20 का सही जवाब हो जाएगा बा। जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों, जिस उपकरणों को, किसी भी चीज़ को अगर आप सिर्फ देख सकते हैं तो दृश्य, केवल सुन सकते हैं जैसे रेडियो तो श्रव्य, और दृश्य और शब्द दोनों, जैसे टेलीविजन है तो दोनों में आएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड है, चार्ट है, ये सब क्या कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिन शिक्षक उपकरणों के माध्यम से केवल कानों द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 21 का आ, श्रव्य। मैंने बताया जिसमें सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है तो श्रव्य उपकरण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला को संचालित एवं कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, 3। अगला प्रश्न है, श्रवण से संबंधित भाषाई कौशल कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका श्रवण कौशल। अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा आ, मौन वाचन। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में व्यक्त विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा 25 का बा, लेखन। अगला प्रश्न है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है, या कथन किसका है? 26 का सही जवाब हो जाएगा सा, मंटेश्वरी का। अगला प्रश्न है, बालक स्वभाव से होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बा, अनुकरण प्रिय। आप जैसे करोगे बच्चे वैसे ही करते हैं। किसी लिखावट के पहले या बाद में लिखना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, अनुलेख। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य खंड वाक्य हो कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सा, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सा, विधिवाचक वाक्य। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्यों के प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है या परिभाषा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का द, माइकेलिस की। अगला प्रश्न है, गद्य की नाटक विधा का मूल तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का द, सभी। कथानक, पात्र, संवाद, सभी। कहानी, नाटक, उपन्यास, इन सारे के कितने तत्व हैं आपको पता होना चाहिए। गद्य की नाटक विधा का प्राण तत्व है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, संवाद। बहुत अच्छा कथानक है, बहुत अच्छा कथा वस्तु है, भाषा शैली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप सही से
नाटक में बात नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ठीक नहीं होगा, मतलब लोग देखेंगे नहीं। सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा, सभी। अवसरानुकूल शब्दावली का ज्ञान, शब्द सूक्त लोकोक्तियों का ज्ञान, मानव जीवन की वास्तविकता से परिचित कराना। अगला प्रश्न है, कहानी का मूल तत्व क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा, सभी। पात्र, कथा, वस्तु कथन, सभी। ध्यान रखना, कहानी के मूल तत्व 6 हैं: विषय वस्तु अथवा कथानक, चरित्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण और उद्देश्य। कहीं कहीं आपको साथ भी मिल जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का आ। विद्यार्थी का पठन मूल्यांकन उद्देश्य क्यों रहेगा? शैक्षिक उन्नयन बढ़ाना, उत्तरोत्तर प्रगति, पाठ्यक्रम में सुधार, ये सारे होगा। किसी का पतन क्यों करेंगे आप? नेगेटिव पॉइंट नहीं माना जाता है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल चुका हूं। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रेरित करती है। 37 का सही जवाब हो जाएगा सा, शैक्षिक प्रगति के लिए। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुखता से जिसका चयन किया जाता है वह है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, शिक्षण नीतियां व युक्तियों का। अगला प्रश्न है, निदानात्मक कार्य में किस घर का विश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, कार्य एवं समस्या का। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का सा, विद्यालय क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र, सा विद्यालयों, गतिविधियां, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का दा, उपयुक्त सभी, क्रमबद्धता, पारदर्शिता, उद्देश्य निष्ठा, तीनों। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो अगर आप पकड़ेंगे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे, नाम से फेमस है, तो DS कोठारी, उन्हीं के नाम पर कोठारी आयोग पड़ा है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बा, ज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? मैंने कल कई बार बताया है आप लोगों को, ध्यान रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनुकरण से अभ्यास की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, तीनों हैं। सा इसका नहीं है, 44 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, आगमन और निगमन विभाग लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, महत्वपूर्ण है। आगमन में क्या होता है और निगमन में क्या होता है याद होना चाहिए। निगमन मतलब ऐसे मैंने बताया, ऐसे याद रखिए, निगमन मतलब नियम, सरल से कठिन, सरल से कठिन की ओर अगर जा रहे हो इसका मतलब नियम को फॉलो करो, पहले नियम, पहले सरल फिर कठिन, तो निगमन, ना से नियम ना से निगमन, सरल से कठिन, और आगमन में कठिन से सरल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 45 का दा, दीपावली पर लेख। कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है? तो दीपावली पर लेख, लेख लिखते हैं तो मौखिक प्रकाशन कहाँ होगा? अभिनय, कहानी, कथा, संवाद, ये सब कर रहे हैं तो आप मुँह से, मौखिक मतलब जो आप मुँह से, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मौखिक हो जाता है, लेकिन लिखना तो ये मौखिक नहीं हुआ ना। अगर आप कहानी कथन कर रहे हैं, संवाद बातचीत कर रहे हैं तो मौखिक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है? वाचन का आधार, वाचन मतलब बोलना, इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का आ, अभिनय। वाचन मुद्रा, वाचन शैली, सुलेख, ये सब है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी वचन, निम्नांकित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का बा, संवेद विधि। महत्वपूर्ण है, कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? संवेद विधि, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, किस कारण से आप अशुद्ध उच्चारण करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बा, सुलेख विहीनता। अगला प्रश्न है, फावेल के दृष्टिकोण से लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का पठन क्रिया के बाद। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण वर्तनी अशुद्धि का नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का दा, शब्द भंडार की कमी। अगर आपका बहुत शब्द है तो उसमें कोई कमी या अशुद्धि का कारण नहीं होगी, अशुद्धि का कारण नहीं है। और सुलेख अनाभ्यास मतलब बंद कर दिया, अभ्यास हो सकता है, रचना
रूप रचना का ज्ञान अगर नहीं है तब भी गलत कर सकते हो, अशुद्ध उच्चारण करो तब भी गलत लिख दोगे। तो अगर शब्द भंडार आपके पास अच्छा है तो अच्छी बात है, इसमें एक निगेटिव पॉइंट नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का द भाष्य विधि। अगला प्रश्न है, चित्रों पर प्रश्न पूछकर रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का सा चित्र रचना विधि। अगला प्रश्न है, गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का दा पर्याय कथन द्वारा। अगला प्रश्न है, कहानी और उपन्यास में समानता का कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा वाह्य दृष्टि। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा आदर्श वाचन का। अगला प्रश्न है, नाटक होता है सर्वदृश्य आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए, नाटक को आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो अर्थात आ और बा दोनों। अगर नाटक कहीं हो रहा आप जा रहे हैं तो वहाँ सुनाई भी देगा, वो आपको दिखाई भी देगा, टेलीविजन जैसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? उपन्यास के कितने तत्व हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको क्या क्लियर होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 57 का सा सौंदर्यानुभूत। ये सौंदर्यानुभूति जो है ये उपन्यास के तत्व नहीं है। शैली, देश काल, कथानक, कथावस्तु ये सारे हैं। ध्यान रखना, उपन्यास के 6 तत्व हैं, कई कई साथ अगर आपको पश्चिमी देशों में देखोगे मिल जाएंगे। कथानक या कथावस्तु, पात्र या चरित्र, कथोपकथन या संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये 6 तत्व हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कहानी, नाटक और उपन्यास दोनों में 6 तत्व हैं, तो आप कहीं कहीं घबरा जाएगा, कोई शब्द आप देखोगे पश्चिमी देशों में 7 हो जाएगा, बाकी 6 ही मान के चलिए। उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का आ स्वाध्याय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बा वर्णन, फलागम, प्रत्याशा, न्याताप्ति। फलागम मतलब आपको फल प्राप्त हो जाए, क्या हुआ मतलब लास्ट में। अगला प्रश्न है, पश्चात विद्वान 6 मूल तत्व मानते हैं, कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य। ज़्यादातर तो वही रहते हैं, सब एक जैसे ही, एक आध बदले रहते हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होना। नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा मौन पठन का। अगर आप नाटक में मौन पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता, लोग उसको कैसे समझेंगे, कैसे सुनेंगे। काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का आ आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है, समालोचन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का दा आ अवबोधा आ वा भा दोनों, दोष बताना, गुण बताना, दोनों। समालोचन मतलब हो जाता है क्रिएटिव एनालिसिस, विश्लेषण जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट बताना। अगर कहीं भी किसी प्रश्न पूछ लिया, निम्नलिखित प्रश्नों का विवेचना कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का समालोचन कीजिए, सारी बात एक ही होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात बताना, तो दोष और गुण दोनों बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सा शोक सभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाठ पुस्तक का गुण है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा प्रयोजन। अगला प्रश्न है, अन्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुप्रयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा वर्णमाला विधि। अगला प्रश्न है, हिंदी में मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न उत्तम हैं? 66 का सही जवाब हो जाएगा दा तीनों, चाहे आप लघुत्तरी या निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, सभी अच्छे हैं। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का दा सभी, भाषण, अंत्याक्षरी, वाद विवाद तीनों। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का आ लोकगीत नहीं आती। भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी हमने लोग देखा तीनों आती हैं, लोकगीत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, नाटक के अभिनय से
मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा, अवसरानुकूल शिक्षा प्राप्त होती है, ये इसका लाभ है। नाटक के अभिनय से मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अवसरानुकूल शिक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है भाषण प्रतियोगिता से मुख्य लाभ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का बा, उच्चारण शुद्धता होती है। शब्द वर्तनी शुद्धता कैसे होगी? जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो जरूरी नहीं वर्तनी शुद्धता हो, लेकिन उच्चारण जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप भाषा प्रतियोगिता में भाग लेते हो बार बार, तो आप अच्छा बोलने लगोगे, आपके जो उच्चारण बहुत शुद्ध होंगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न है कौन सा शिक्षण साधन साध्य सामग्री नहीं है? तो कौन सा शिक्षण साधन दृश्य सामग्री नहीं है, जो दिखाई देती है? रेडियो सुन सकते हो, रेखा चित्र देख सकते हो, मूक चित्र, श्यामपट। तो इसमें बोल रहा है कौन सा है जो दृश्य सामग्री नहीं है, जिसका सही जवाब हो जाएगा आ। रेडियो क्या है? सिर्फ सुन सकते हो, रेखा चित्र, श्यामपट, मूक चित्र, सारी चीजें देख सकते हो। तो दृश्य में क्या आती हैं? ये तीनों आएंगी, लेकिन रेडियो क्या है? ये श्रव्य में आएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है, ये नहीं है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। तो चित्र विस्तारक, ये क्या है? दिखाई देता है। 72 का सही जवाब दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्रिया विशेषता, ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का सा। यह शिक्षक के सिर के ऊपर की ऊंचाई पर चित्र प्रदर्शित करता है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, दूर तक बच्चे बैठे नहीं दिखाई देता है, तो एक ओवरहेड प्रोजेक्टर लग जाता है, वो ऊपर थोड़ा लगा रहता है, सारे बच्चों को सेम टू सेम दिखता रहता है। अभी देखिए कोई अच्छा वक्ता कहीं आता है, बुलाया जाता है, वो जो भी बोलता है उसकी बड़ी सी फोटो, या फिर कहीं आप जाइए रैली में जाइए, प्रधानमंत्री या कोई भी बोलता रहता है, मुख्यमंत्री, तो वहाँ देखिए ओवरहेड लगा रहता है प्रोजेक्टर, जो बोलते रहते हैं उनके सामने उनका बड़ा सा चित्र ऊपर लगा रहता है, जिससे बुजुर्ग लोगों को दिखाई दे। सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, मतलब जो दिखाई भी दे और सुनाई भी दे नहीं है? 74 का सही जवाब हो जाएगा आ। रेडियो क्या सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। नाटक, टेलीविजन, कंप्यूटर तीनों में दिखाई और सुनाई दोनों देते हैं। टेलीविजन किस प्रकार का साधन है? हमने अभी बता ही दिया, श्रव्य और दृश्य दोनों रहेगा, दिखाई और सुनाई दोनों देता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का सही जवाब सा। आ और बा दोनों, शिक्षक के रूप में, मशीन के रूप में, दोनों। अगला प्रश्न है भाषा पुस्तकालय से मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का सा। आ और बा दोनों, स्वाध्याय के अवसर, कक्षा पूर्ति की पूर्ति। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में श्यामपट्ट का आकार समानता कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 78 का दा। 78 का सही जवाब हो जाएगा दा 1.25 इंटू 2.50। श्यामपट्ट का आविष्कार ध्यान रखना जेम्स विलियम ने किया था सर्वप्रथम। यह विधि पूर्वक उपयोग पाठ को प्रभावशाली बनाने हेतु किया था, इंडिया में जो है किसी ने अलग किया था, तो अब देख लेना। भाषा कक्षा में बेहद शब्दकोश, कोई त्रिपाठी थे, भाषा कक्षा में बेहद शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए? भाषा कक्षा में बेहद शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, एक निश्चित स्थान पर। 79 का सही जवाब है दा। भाषा कक्षा में संक्षिप्त शब्दकोश को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब है 80 का आ, प्रत्येक सीट पर। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में टेप रिकॉर्डर कहाँ रखना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का आ, स्टोर रूम में। अगला प्रश्न है भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का दा, उपयुक्त सभी। लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक हम लोग पीछे देख चुके हैं।
अगला प्रश्न है, भाषा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व किस प्रकार के लक्ष्यों को देना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का बा, भाषा ज्ञान का। अगला प्रश्न है, भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति मापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस प्रकार की परीक्षा का होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का सा, निबंधात्मक। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का आ, कीथ ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि का जनक कीथ एचिसन को माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम डी त्रिपाठी 1967 में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में किया था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है डी तिवारी, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल में देखेंगे तो कीथ महोदय हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया वह? 87 का सही जवाब हो जाएगा आ, एलन महोदय। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने कौशल का विकास किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, 1। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को कौन कौन से कौशल में प्रशिक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का द, उपयुक्त सभी, कथन, प्रश्नोत्तरी, श्याम प्रयोग, श्याम पट प्रयोग, तीनों। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा आ, गद्य शिक्षण। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का द, भाषा कौशल सीखना। अगला प्रश्न है, पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है? पद्य मतलब एक कविता वगैरह हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा सा, काव्य सौंदर्यानुभूति कराना। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, सभी, मनोरंजन करना, संवाद कला करना, हितोपदेश करना। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आत्म व्यक्तिपरक। अगर आप निबंध या जब जो भी विस्तृत प्रश्न लिखते हो तो इसमें क्या होता है, आप अपने अपने विचार लिखते हो, सभी लोगों के विचार अलग होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, 4 ऑप्शन है, इसमें एक सही होगा, फिक्स है, सभी लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन आत्मनिष्ठ मतलब होता है हर किसी का विचार अलग अलग। निबंध लिखोगे, हर किसी के विचार उसमें अलग अलग रहेंगे, या फिर जो प्रश्न लिखोगे विस्तृत वाले, उसमें विचार अलग अलग रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 94 का सा। अगला प्रश्न है, भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है या कथन किसका है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, और भी कुछ पेडागोजी हम लोग कर रहे हैं, जैसे सोशल साइंस हो गए या साइंस हो गए, तो कई प्रश्न रिपीट करते रहते हैं, तो कभी कभी ये दिमाग में नहीं आता, उसके लिए नहीं पता किस टेस्ट में कौन सी रखेंगे, तो 2 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का बा, मातृभाषा। मातृभाषा हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। भाषा को लिखने और बोलने का ढंग कहलाता है? 97 का सही जवाब हो जाएगा सा, मैंने पहले ही कहा शैली। कहते हैं आपकी भाषा शैली ठीक नहीं है, आपकी लेखन शैली ठीक नहीं है, आपके बोलने की शैली ठीक नहीं है, अब किसी गलत बोल दोगे तो सा इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुक्रमणीय होनी चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, आरंभ में। अगला प्रश्न है, वर्तनी की अशुद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का द, स्थानीय भाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, कहानी एक छोटी रचना है, उक्त कथन किसका है? कथन बहुत कम है, जो भी कथन है देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, H.G. वेल्स का। कहानी एक छोटी रचना है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण हो सकता है, H.G. वेल्स का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी कहानी का वर्ग नहीं है? तो रसवादी। ध्यान रखना, जो कहानी है उसमें रसवादी सब नहीं आते हैं, आदर्शवादी, यथार्थवादी ये आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो आप लोग प्लीज़ जितना समय बचा है बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए। मेरा PDF में डाल दूंगा, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए,
डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन नीचे सबसे दिए गए कमेंट सेक्शन में पहला ये सब पिन किया रहता है, दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मत मांगिए प्लीज़, दिक्कत होती है बार बार भेजने में भी और नेट भी जाता है और डिस्टर्ब भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ध्यान रखिए आप लोग, हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज, दोस्त, यार, जो भी ग्रुप हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो या महेंद्र प्रताप सिंह, किसी का भी हो, किसी भी कोई भी कहीं से भी बीएड कर रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर के, तो सर आप ज्वाइन शेयर कीजिए। सेकंड ईयर के तो उनके लिए भी मैंने लगभग सिलेबस पूरा कर दिया है और भी करेंगे प्रैक्टिस, जैसे एग्जाम आ जाएगा आगरा यूनिवर्सिटी का। तो प्लीज़ आप लोग हम्बली रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सभी पेडागोजी नहीं कर पाते उसको मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अपना कंटेंट भी नहीं है, लेकिन जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सके इसका एक टेस्ट में और लाऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। व्यू कम आता, निराशा होती इतना मेहनत करने के बाद भी। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग एग्जाम अच्छे से दें और कोशिश कीजिएगा, अपना जो मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।